आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। राज्यसभा इंतखाबात में सियासी उठापटक जारी है। कई उम्मीदवारों को पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब किया जा चुका है, लेकिन जो बची हुई सीट हैं इन पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी में अब जिन सीटों पर इंतखाबात होना है इन पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि इन सीटों पर मुकाबला आसान नहीं है। आम इंतखाबात की तरह ही राज्यसभा इंतखाबात में भी अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। मुलाकातों और मीटिंग का सिलसिला भी जारी है, यानी बाकी बची सीटों पर तमाम जमातों का एक तरह से इम्तिहान होगा। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंचल यादव जी स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, पटना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ देर में कांग्रेस स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि राज्यसभा चुनाव की भी गहमा गहमी है और तमाम पार्टियों में भी एक तरह का टेंशन देखा जा रहा है जो बची हुई सीटें हैं। देखो अबू हुरैरा साहब, हम तो चुनाव में जो राज्यसभाओं की सीटें हैं उसके हिसाब से जो चुनाव में आना है वो आ जाएगा। अब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको डर लगता है, कांग्रेस को भी डर लग रहा है जी कि कहीं उनकी पार्टी, उनके लोग कोई चले ना जाए, इसलिए कोई बस में भर के ले जा रहा है, कहीं कुछ लेके जा रहा है। तो जिनको अपना घर बचाना है वो अपना घर बचाएं। राज्यसभा का चुनाव है, लोगों को उनके ही खुद उसमें दिक्कतें हैं कि कहीं कोई टूट ना जाए, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने कोई किसी को उदयपुर भेज दिया तो किसी को बंबई भेज दिया, ये सब चल रहा है राजस्थान के लोग। बिल्कुल, यानी बीजेपी जो है कॉन्फिडेंट है पूरी तरह से। हाँ हाँ, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और हमने जो सीटें हैं वो जीत रहे हैं और बाकी लोग भी हैं वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा मेरे को लगता है आने वाले रिजल्ट पे बहुत अच्छा चीज पता चलेगी। चलिए मैं चंचल यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। चंचल यादव जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी ने कहा कि जो छोटी पार्टियां हैं या जहां जहां भी चुनाव बचे हुए हैं जिन सीटों पर, वहां पर एक डर है इन पार्टियों में। लोग इसी वजह से भाग रहे हैं। कोई होटल में बैठा हुआ है, कोई रिजॉर्ट में बैठा हुआ है और मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। मतलब एक डर है इन छोटी पार्टियों में। देखिए, वही कोई डर नहीं है और ये लोग कहीं बड़ी पार्टी है तो कहीं बहुत छोटी पार्टी भी है। पूरे देश में अगर आप देखें तो इनको बहुत बड़ी पार्टी का भाई गुमान है, लेकिन कई सारे स्टेट्स में इनकी, जैसे अब तमिलनाडु ले लीजिए आप, जैसे आप उधर केरल में चले जाइए, बहुत सारी जगह पे ये बहुत छोटे हैं। तो इनको ये मतलब ये ना हो कि छोटा बड़ा का क्या मतलब है, ये नहीं है। ये यही अहंकार हमारे लिए अच्छा है। अच्छा। और ये इनका अहंकार है कि ये इनका कहना कि सारी छोटी छोटी पार्टियां। हम लोग उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ जो राज्यसभा का था लमसम, हमारे यहाँ सारी सीटें निर्विरोध हो गई हैं। सब 8 बीजेपी, 3 सपा से। और अदर स्टेट्स में मेरा ख्याल है कि कुछ जगह है फाइट्स है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के द्वारा ही बहुत सारे होटल में पता नहीं कहां क्या क्या पैसे का जिस तरीके से, आपको ध्यान होगा गुजरात के अंदर एक राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव था, आदरणीय स्वर्गीय अहमद पटेल साहब लड़ रहे थे। उधर एक तरफ से हमारे हिंदुस्तान की तथाकथित चाणक्य जी मोर्चा संभाले हुए थे, जो बीजेपी बहुत चाणक्य मानती है उनको, वो मोर्चा संभाले। लेकिन उसमें क्या हासिल हुआ, क्या क्या कितनी बड़ी बड़ी सौदेबाजी हुई, लेकिन अंत में वहां पे आपने देखा कि जिस तरीके से अहमद पटेल साहब, बिल्कुल वो चुनाव तो बहुत दिलचस्प हुए थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से मुझे भी याद है चंचल जी, वो चुनाव बहुत दिलचस्प हुए थे। बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए थे तो बिल्कुल उलट एक तरह से नतीजे थे। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अजय उपाध्याय जी, हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब बीजेपी के तर्जुमान है, जुड़े हुए हैं। उन्होंने शुरू में कहा कि एक मुश्किल है कांग्रेस के सामने और जो दूसरी जो छोटी पार्टियां उनके लिए मुश्किल है। अब राज्यसभा का आगे का जो रास्ता है वो बहुत कांटों भरा है। अबू भाई, आपने देखा है राज्यसभा की सीट के लिए एक परंपरा होती थी, एक
वैचारिक आधार होता था, सच्चाई है कि भाजपा ने इन सारी चीजों को तोड़ दिया है। और जिस तरह से राज्यसभा के सीट पर बहुमत किसी अन्य पार्टी का और उसके बाद भी ये लोग अपना कैंडिडेट डाल करके और जिस तरह मसल पावर और मनी पावर का दुरुपयोग करते हैं, ये पूरा देश देखा है। अभी हमारे एक को पैनलिस्ट ने अभी अहमद पटेल साहब के चुनाव की चर्चा की कर्नाटक में, गुजरात में, और कैसे कर्नाटक में सारे एमएलए और को जाना पड़ा और किस तरह से उन परिस्थितियों में भाजपा की पूरी टीम, यहां तक कि मोदी जी और अमित शाह उसको कमान संभाले थे और दोनों को मुंह की खाई पड़ी। चुनाव आयोग भी उनके फेवर में एक समय में आ गया था, वहां भी हमें मजबूरी में वो काम करना पड़ा। पूरा देश देखा है। ये लोग सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी स्तर पर जा सकते हैं। बाकी राज्यों में आपने देखा इस पूरे चुनाव में जितने सीट पर चुनाव हो रहा है, कहीं भी कांग्रेस ने अपने आधार जितना उसका आधार है या अन्य विपक्षी पार्टियों ने जिसका जितनी संख्या है उसके समानुपातिक आधार के अलावे कोई कैंडिडेट डाला हो या डलवाया हो। हरियाणा में, राजस्थान में, सब जगह इन्होंने ऐसा काम किया और ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मनी पावर और मसल पावर से लोभ दिए जा सके, लुभाए जा सके और कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग किया जा सके। लेकिन ये दीवा स्वप्न में जी रहे हैं। सच्चाई ये है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा और फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जो दोनों राज्यों में तीसरे कैंडिडेट की इन्होंने एंट्री मार दी है, वो सबको पता है कि वो कौन है, चाहे वो हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा हो, चाहे सुभाष चंद्रा हो, ये किस पार्टी के समर्थक हैं, ये कौन सी मीडिया हाउस चलाते हैं और किनके समर्थन में सुबह से शाम तक तोता रट लगाए रहते हैं, सबको पता है। सच्चाई है, सह है भाजपा की, लेकिन ये सह पर मात मिलेगी इसको और अंततः लोकतंत्र की जीत होगी। जिसकी जितनी संख्या जहां है, जिसकी जितनी सहभागिता जितनी होनी चाहिए राज्यसभा में, पूरी ईमानदारी से सभी पार्टियां, चाहे विपक्ष के किसी भी दल के लोग हों, वो सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं और देश के आम जनमानस भी आपकी इन चर्चाओं के माध्यम से समझ रहा है कि किस तरह से भाजपा सत्ताधारी दल होने के बावजूद गिद्ध दृष्टि लगाए रहती है और सत्ता में रह करके जो नैतिक आचरण होते हैं राजनीतिक में, लोकतंत्र में, उसको भी तार तार करने का लगातार प्रयास करती रही है। उसी का नतीजा है तीसरे और चौथे कैंडिडेट जिसके पास कोई बहुमत नहीं है और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो लोग कैंडिडेट बन जाते हैं भाजपा के। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। यही तो सियासत है अजय उपाध्याय जी, यही तो सियासत है। सियासत नहीं, जो पावर में रहता है, जो सत्ता में रहता है, उसका इस्तेमाल तो करता ही है। सत्ता में जो भी रहा है उसने इसी तरह से इस्तेमाल किया है। निकृष्टतम रूप है, निकृष्टतम रूप है। पहले भी सत्ता में बाकी पार्टियां भी रही है, भाजपा भी रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकारें भी रही, उससे पहले 90 में इनके समर्थन से भी सरकारें रही और कई वर्षों तक, पूरे देखेंगे तो 20-30 वर्षों तक बाकी पार्टियों की सरकार रही। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने तो 50-60 वर्षों में कांग्रेस ने भी सरकारें चलाई हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जबरदस्ती जो है, जहां हमारी भूमिका नहीं है, चाहे आपने देखा मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ के कैसे वहां के एमएलए को लेकर के और ये बंगलोर में रिजोर्ट में रखे थे, सबने देखा है क्या हाल किया, कैसे माहौल बनाया। लोग नहीं, बीजेपी ने तोड़ लिया या कांग्रेस बचा नहीं पाती है? जब बीजेपी तोड़ लेती है या कांग्रेस बचा नहीं पाती है, मैं ये समझना चाह रहा हूं उपाध्याय जी। अबू भाई तोड़ने का मतलब तब होता जब पार्टी का एक बड़ा संगठन टूट के जाता, पैसे के बल पर और किसी को किसी कारण से लाभान्वित करके, आसान्वित करके, जो ये कहीं ना कहीं एक अलग तरह की अनैतिक कार्यों को कहीं ना कहीं जोड़ करके आप ये काम कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के साथ चलिए आप खिलवाड़। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं नेमतुल्लाह साहब आपके पास आ रहा हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए जी, कितनी अच्छी अच्छी बातें करी सपा वालों ने, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कांग्रेस वालों ने। सपा वाले भूल गए कि अमर सिंह कुशवाहा क्या करते थे, अमर सिंह जी क्या करते थे, किस तरीके से उन्होंने राज्यसभाओं में क्या क्या सौदेबाजी करी। अब इसको हमसे ना पूछो, उनको खुद मालूम होगा। दूसरी चीज, इंदिरा गांधी जी ने तो लोकसभा में सरकार गिरा दी थी चरण सिंह जी की। वो कौन सी शुचिता की बात कर रहे हैं हमसे? और भैया ये सब चीजें आप लोगों के से ही हम सब लोगों ने सीखी हैं। और एक तीसरी चीज और बता देते हैं कि हम किसी को गिराते नहीं है, जो ऑलरेडी गिरे लोग हैं आप सब लोग। आज यदि कपिल सिब्बल जी कांग्रेस से सपा में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया?
सपा ने बुलाया होगा, कुछ दिया होगा, कांग्रेस बचा नहीं पाई। ये दोनों प्रवक्ता अभी तक इतनी कहानी सुना रहे थे आपको। ये बताइए, इनसे पूछ लीजिए कि कितने पैसे दिए थे कपिल सिब्बल जी को वहां ज्वाइन करने के लिए, या कांग्रेस क्यों नहीं बचा पाई कपिल सिब्बल को। यहां बातें करने के लिए, ठोकने के लिए बहुत आगे। चलिए ठीक है, उपाध्याय जी बहुत जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। यही सवाल मैंने किया था कि कांग्रेस बचा नहीं पाती या बीजेपी तोड़ लेती है, यही सवाल था मेरा। भाजपा के हमारे साथी बहुत ही जैसे कि लग रहा है चंचल जी आपके पास भी आ रहा हूं जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा कार्यालय में ऐसा कौन सा पानी है जिस पानी को पीने के बाद जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो भ्रष्टाचारी इनके यहाँ सत्य हरिश्चंद्र हो जाते हैं। हेमंत शर्मा विश्वास से लेकर के और ज्योतिराज सिंधिया तक, ये जितिन प्रसाद जी से लेकर के आरपीएन सिंह तक, क्या ये लोग वैसे ही इनके पास चले जाते हैं या लोग देते हैं, क्या अनैतिक काम करते हैं? कहीं ना कहीं इनका ये आधार होता है। आइए कपिल सिब्बल में फिर तो चुनाव का क्या मतलब है? आप ऐसा ही पैसा लेकर के सबको खरीद लीजिए, बेच दीजिए। चलिए ठीक है, ये तंत्र ठीक है। इस पर हम आगे आएंगे। मैं नेमतुल्लाह साहब बहुत देर से, नेमतुल्लाह साहब इंतजार कर रहे हैं। दो मित्रों का तंत्र चलेगा। चलिए ठीक है, मैं चंचल जी आपके पास आऊंगा, नेमतुल्लाह साहब को डिबेट में जोड़ लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। नेमतुल्लाह साहब, चुनाव चल रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियां जहां पर जो जीत चुके हैं उम्मीदवार, लेकिन उसके अलावा अभी जो सीटें बची हैं, जो उम्मीदवार बचे, इसमें अब काफी सियासत देखने को मिल रही है। जो बात यहां पर इससे पहले जो पैनलिस्ट कह रहे थे कि एक जो परंपरा थी, जो रिवायत थी, उसे भी एक तरह से तोड़ा जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि अब के जो चुनाव हो रहे हैं ये पहले से बिल्कुल अलग हैं, चीजें बदल रही हैं अब? मुरारा साहब आपने सही कहा, लोग अपने पार्टी को बचा नहीं सकते। ये आज ही नहीं, शुरू से रहा है कि लोग अपने संख्या से ज्यादा कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं और उसमें जिस तरह से खरीद फरोख्त होता है तो उसमें उनको कामयाबी भी मिली है, बहुत जगह नाकामयाबी भी मिली है। और जहां आप समझते हैं कि यहाँ लोग नहीं बिकने वाले हैं, यहाँ लोग नहीं पल्ला बदलने वाले हैं, वहां उतना ही कैंडिडेट खड़ा करते हैं जितना उनका संख्या बल हो। जैसे हमारे बिहार में 5 कैंडिडेट थे, 5 जीत कर चले गए और इनको कामयाबी हासिल हुई। इसलिए ये कहना कि ये अभी हो रहा है, ये शुरू से होता रहा। अब झारखंड में देखिए, झारखंड में एक समय था जिसमें एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा हुआ और उसमें बहुत पैमाने पर जो फरोख्त हुआ, बाद में छापामारी हुई, उसमें बहुत सारे पैसे भी बरामद हुए। इस तरह से शुरू से होता आ रहा है, आज ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए आपने सही कहा कि कोई पार्टी जो कहे वो अपने पार्टी का, अपने सांसद को एमएलए को बचा नहीं पाती। अगर बचा पाती तो इस तरह की बात नहीं होती। निष्ठावान वो जो डिवोटी होते हैं वो इधर उधर नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत तरह की बातें होती हैं। हेलो, चलिए चंचल यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल ले लीजिए जो मैंने सवाल नेमतुल्लाह साहब से किया था कि जो रिवायत थी राज्यसभा चुनाव की, क्या आपको लग रहा है उसे तोड़ा जा रहा है? जो बात यहां पर उपाध्याय जी ने कही थी कि हरियाणा या दूसरी रियासतों में जबरदस्ती बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, तो क्या वाकई में जो रिवायत और जो परंपरा रही है उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसे अलग रखा जा रहा है? देखिए, बीजेपी समय दर समय आप देखें कि जितनी भी चुनाव हो रहे हैं, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पे रखकर सत्ता को किसी भी तरीके से इन प्रकरण हासिल करना चाहते हैं। और इनकी भूख इतनी बढ़ गई है कि इनको संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के लोकतांत्रिक मूल्यों को कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, सुभाष चंद्रा जी पिछली बार जब राज्यसभा गए थे, आपको याद होगा न, मेरा ख्याल है कि 7 से 8 वोट जो है इनवैलिड करार दिए गए थे, आपको ध्यान होगा। तो ये हरियाणा में इनकी सरकार है और इन्होंने किस तरीके से जो है, आपने देखा होगा कि सुभाष चंद्रा जी को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया और इस बार भी वो चले गए हैं अभी पिछले दिनों, आपने देखा होगा। दूसरा यह है कि अभी आपको ध्यान होगा, एक और वाकया मैं याद दिलाता हूं, जब पिछली बार राज्यसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे तो इन्होंने, मैंने बताया ना कि ये जो सारी पहले की जो व्यवस्थाएं थी, जो सारी रवायतें थी, इसको ताक पे रख करके ये किसी भी तरीके से अपना बस मोटिव सेट करना है इनको, किसी भी तरीके जो इनका मोटिव है वो सेट हो जाए। बाकी इनको नैतिक मूल्यों से, संवैधानिक मूल्यों, सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है।
और ऐसे अनेकों नेक उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण नहीं इनके हैं। आप अगर देखें आज उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिए कि जिस तरीके से अभी हमारे को पैनलिस्ट साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो बता रहे थे कि कपिल सिब्बल साहब के बारे में जिक्र कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के टाइम में बीजेपी का जो 3 हिस्सा है वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, एक हिस्से से कम ये लोग हैं आज के टाइम में। आप देखिए अगर उत्तर प्रदेश से जो बड़े बड़े जो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर और पूरे देश से जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, इनके पास जाता है गंगा जल में, वो नहा लेता है, जाके साफ हो जाता है। यानी गंगा जल बीजेपी है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी शुद्धिकरण करा लेते हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी इसका जवाब देंगे जो बात आज आप देखिए ना, आज जो जवाब दे रहे हैं सबसे बड़ा, ठीक है, जवाब सुन लीजिए चंचल जी, जवाब सुन लीजिए जी। चंचल जी ये बता नहीं पाए कि क्यों कपिल सिब्बल जी को उन्होंने बुला के और टिकट दिया। मैंने प्रश्न पूछा, क्या सपा में कोई और नेता नहीं बचा था क्या जिसको राज्यसभा से चुना जाना चाहिए था? कपिल सिब्बल जी ने क्या सपा के लिए काम किया आज तक कि ऐन मौके में बुला के किया दिया गया उनको राज्यसभा के लिए? ये तो देखिए, ये तो पार्टी की अपनी मंशा है, इसमें कोई दूसरी पार्टी दखल नहीं दे सकती ना। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मैं वही कह रहा हूं जो स्वच्छता की बात कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी से लोग आए। मैंने तो उनको आपका एग्जाम्पल दिया कि कांग्रेस के आदमी को लाए, अपने आप पे टिकट दिया और उसको जिताया। कांग्रेस बचा नहीं पाई, सपा ने वो कर लिया। अब ये चीज यदि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अरे साहब मेरी बात सुनो चंचल साहब, यदि आप करें तो सब ठीक है और हम करें तो सब गलत है। मैंने वही तो कह रहा हूं कि आप तो कांग्रेस, आप तो मंत्री हाईजैक कर लेते अभी। अरे साहब हम आप क्या है ना, बाप न मारे मेढकी लड़का तीरंदाज। अब ऐसा है कि यदि आप लोग तीर चला रहे हैं तो हम तो तोप भी चला सकते हैं, परंतु ये जो सिद्धांतों की बात है ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। नहीं तो तोप चलाने का क्या मतलब है? मतलब शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जहां पर मतलब क्या जबरदस्ती रिवायत को, परंपरा को तोड़ा जाएगा? जो परंपरा रही है इससे पहले उन्हें तोड़ कर रख दिया जाएगा। देखिए जब भी राज्यसभा का चुनाव होता है, निर्दलीय और बचे हुए जो लोग होते हैं जिनको वोट देना होता है उनका बड़ा रोल होता है। सपोज करिए कि किसी जगह पे 100 लोग हैं या 88 लोग हैं, 25 ने एक लोगों को वोट दे दिया, अब बचे 18 लोग, 75 लोग आपके खत्म हो गए, बचे 18 लोग, वो एक को चुन नहीं सकते। उस समय पर जो दूसरी पार्टी का क्रॉस वोटिंग होती है या निर्दलीय लोग होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ये सब चीजें पॉलिटिकली, हम राजनीति की पार्टी में आए हैं तो राजनीति कैसे करनी है ये कांग्रेस से ही हमने सीखा है, किसी और ने नहीं सिखाया हमको। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आज बीजेपी जो कुछ कर रही है वो कांग्रेस की ही देन है, यही बता रहे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। बड़ा अच्छा लगा आज कम से कम शुभेंदु जी ये स्वीकारने को तैयार है कि भाजपा जो है कांग्रेस के ही चीजों पर, पद चिन्हों पर चल रही है। एक पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि जो हम इनके यहाँ जाते हैं वो अच्छे हैं, मतलब मेरे यहाँ के जितने डिफॉल्टर हैं वो जब इनके यहाँ जाते हैं तो वही इनके लिए कारगर हो जाते हैं और वही ज्ञानवान हो जाते हैं। इनके यहाँ अब कोई जगह नहीं है, इनके यहाँ न वैचारिक आधार, वो जो झूठा, वो जो आरएसएस का और राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, मुझे लगता है वो सब फर्जी हो गया है। वो जब तक मेरे यहाँ होते हैं तब तक इनके बड़े दुश्मन होते हैं, जब इनके यहाँ चले जाते हैं तो बहुत विचारवान आदमी हो जाते हैं, बहुत बड़े सत्य हरिश्चंद्रवादी हो जाते हैं। अच्छी बात है, कांग्रेस के लेकर के आप जरूर काम कीजिए, लेकिन 2-3 बात साथ में मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस मर्यादा की राजनीति करती है, विचारधारा की राजनीति करती है, गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहती है। इसमें कहां खड़े हैं आप? गोडसे को कब तक पूजिएगा? कब तक सावरकर की विचारधारा को आगे लाइएगा? उससे कैसे कांग्रेस को आप बीट कीजिएगा? कैसे भारत देश में सावरकर जी भी पूजे जाएंगे? जो जिस तरह बढ़ रही है उसको रोकने का काम कीजिएगा। कैसे देश में जो संवैधानिक सभा के ऊपर बात है उसको कैसे आगे बुलाओगे तुम करेंगे? ये कांग्रेस से सीख लीजिए। बाकी चीजें सीख रहे हैं, ये भी सीख लेते तो अच्छा होता। आज देश में आपके 2 अधिकृत प्रवक्ता को आपको खुद डिजोन नहीं करना पड़ता और फ्रिंज एलिमेंट, अराजक तत्व नहीं करना पड़ता। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? दूसरी बात, पतन आपके पार्टी का नैतिक पतन नहीं होता तो जेडीयू के हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं, मैं पूरी तरह से जेडीयू से इस मामले में सहमत हूं, नीतीश कुमार जी से। वहां भी वो चाहते तो तीसरा और चौथा कैंडिडेट खड़ा किया जा सकता था, नहीं उन्होंने किया, क्योंकि वो कुछ मामले में राजनीतिक मूल्यों का ख्याल रखते हैं। लेकिन भाजपा इन सारे
मूल्यों को खत्म करके देश में प्रजातंत्र में ही भरोसा इनको नहीं है, प्रजातंत्र को ही ये चाहते हैं कि किसी तरह खत्म। नहीं, बहुत अच्छा सवाल उठाया नेमतुल्लाह साहब, बीजेपी ने जैसे हरियाणा या दूसरे स्टेट में किया, चाहता अगर बीजेपी चाहती तो बिहार में भी इसी तरह से कर सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं चाहा कि यहाँ पर इस तरह की सियासत हो। नहीं, वो अननेसेसरी इसमें व्यवधान डालने की क्या जरूरत है। जो हमारे कैंडिडेट संख्या बल के हिसाब से जो है, हर पार्टी को मिला, हर पार्टी हमको एक राज्यसभा मिला, हमने एक खड़ा किया, बीजेपी को 2 मिला, 2 खड़ा किया, आरजेडी को 2 मिला, 2 खड़ा किया, बाकी सरप्लस वोट थे, बाकी सरप्लस वोट आपके माले के पास थे, कांग्रेस के पास थे, बीजेपी के पास थे, लेकिन हम लोगों ने 5 कैंडिडेट को यहाँ खड़ा किया। आप 5 निर्विरोध जीत के आप राज्यसभा गए। इसलिए नीतीश कुमार को इस तरह के पचड़न में नहीं पड़ते हैं, वो एक सिद्धांतवादी है और जानते हैं। देखिए दूसरे जो स्टेट में हो रहा है उस तरह से बहुत राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए, इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये परंपरा रहा है। बीजेपी ही कर रही है नेमतुल्लाह साहब, आप उसी के अलायंस में है ना, उसी के साथी है ना। पहले लेकिन उनका संख्या बल से उनको उम्मीद होगी कि हमको जीत हासिल हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ऐसे काम किया, उन्होंने खड़ा किया, इसलिए उनको काफी उम्मीद है इस बात को। और बहुत सा क्रॉस वोटिंग होता रहा है, परंपरा पहले भी रहा है कि लोग कैंडिडेट एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा किए हैं और खड़ा हुआ क्रॉस वोटिंग से उनको कामयाबी मिली है, इसलिए वो ये कोई नई बात नहीं है उरारा साहब। बिल्कुल शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जहां मतलब मौका मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ जी कि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो वहां के संख्या बल पर है। सपोज करिए हमारी 3 लोग बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं और चौथे के लिए हमारे पास आधी संख्या है जी जी, और कुछ निर्दलीय लोग हैं, तो उनका क्या प्रयास नहीं करना चाहिए हमको? या कांग्रेस के लोग कुछ क्रॉस वोटिंग करने को तैयार हैं तो हमको प्रयास नहीं करना चाहिए? राजनीति किस बात की है? ये बिल्कुल राजनीति, प्योर राजनीति है, इसमें हमको और आपको या किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस तरीके के लोग जो हमारी विचारधारा में जुड़ के आते हैं, हमने आपको बताया सिंधिया साहब जब हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जतिन प्रसाद जी जुड़े और बहुत सारे लोग, यदि हमारी विचारधारा से अभी आप कहेंगे तो हार्दिक पटेल साहब भी जुड़े हमारे ये सब लोग जब जुड़े तो उन्होंने हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट किया और कहा। हमारे को तो एक ही बात कहनी है कि भारत में 70 सालों तक जिस पार्टी ने राज्य किया, जो हमको इतनी उपाध्याय जी कहानी सुना रहे थे कि गांधी के भारत को गोडसे के भारत में बदल दिया हमने कहा और आज भी आप यही बात कह रहे हो, जबकि उस समय 1950 में भी सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय के कोर्ट ने ये कहा था कि इसमें संघ का लेना देना कोई नहीं है, फिर भी आज आप उस बात को लेके आते हो। और हाँ, वीर सावरकर जी उस समय पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे जितने गांधी जी हैं, और आज भी हमारे लिए उतने बिल्कुल। अब ये देखिए, अभी तस्वीर अभी बिल्कुल साफ नहीं, जहां पर जो सीटें अभी बची हुई, जो उम्मीदवार बचे हुए राज्यसभा के, इसमें तस्वीर साफ नहीं है। और बीजेपी ने जाहिर सी बात है कि एक दांव खेला है। अब ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि 5 साल पहले गुजरात में अहमद पटेल साहब के साथ जो कुछ हुआ था और बीजेपी को जिस तरह से शिकस्त हुई थी, क्या उसी तरह की तस्वीर बनेगी या बीजेपी इस बार दांव जीत जाती है, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सियासी उठापटक अपने शबा पर पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, चंचल यादव जी और मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए।